अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश नाउ। मैं हूं अली सरवर। इस वक्त सियासत में क्या हो रहा है जी, सबसे अहम सवाल ये है कि इमरान खान साहब की नाअहली होगी नहीं होगी, इलेक्शन कब होंगे, क्या इमरान खान साहब की कहानी ख़त्म हो गई, क्या वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। और बड़ी अहम चीज़ ये भी है कि 5 साल में जो अरकान पार्लिमान हैं उनकी मजमूई दौलत में 85% इजाफा हुआ है। 87% मेंबरान 9 साल से पार्लिमान के मेंबर हैं। किस तरह होता है ये सब कुछ, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, तहरीक जवानान पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। सबसे पहले ये अवामी, मैं समझता हूँ कि ये इशू ज़रूर है कि अवाम पूछे कि 5 साल में अरकान पार्लिमान की मजमूई दौलत में 85% इजाफा, सर ये किस तरह हो जाता है? ये तो अवाम की फलाह बहबूद के काम कर रहे होते हैं, इतनी तनख्वाहें तो नहीं होती कि इनकी दौलत में 85% इजाफा हो जाए। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। देखें, बात यह है कि ये तो अभी होशरुबा किस्म के जो आपको चीजें मिल रही हैं, बहुत सारी और चीजें हैं इसके अलावा। ये तो वो हैं जो इजाफे हैं, और इसके अलावा जो इधर उधर के कट हैं, इधर उधर के जो ठेकों के अंदर जो अपना सिलसिले रखे हुए हैं, सब जो ये तो बात वो है ना जो सबको पता है। कोई ऐसा नहीं है जिसको इल्म ना हो। असल बात यह है कि ये एक अजीब गोरख धंधा है, और इसके अंदर सारे जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं, और सबको मुराद पसंद है। इसके अलावा जो लाइसेंस इशू किए जाते हैं उन पे पैसे मिलते हैं, इसके अलावा नौकरियों पे जो रखा जाता है उसके पैसे लिए जाते हैं। पूरा मुआशरा इस जो करप्ट निज़ाम है इसकी लपेट में आ गया। अब देखना यह है कि इससे छुटकारा जो है वो कैसे हासिल हो सकता है। इससे छुटकारा यह है कि एक वक्त समझा जाता था कि सियासत को इबादत समझा जाता था और पैसे बल्कि जेब से लगाए जाते थे। अब सियासत का जो रुख है वो फर्क हो गया है, और तभी पाकिस्तान गरीब से गरीब हो रहा है। और मैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल, सिंपल जिसको कहते हैं ना जी झटका असूल, वो मैं आपको दे देता हूँ। आप ये देख लें कि अभी पिछले जो इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था उसके अंदर जो तकरीबन हमने 38 अरब रुपए, जो 38 अरब डॉलर जो था वो कर्जा लिया था, और जिस दिन वो यहाँ गए तो गालिबन 10.2 बिलियन जो था वो हमारे खजाने में पड़ा था। अब अगर 10.2 उसमें से मनफी कर दें और आपके सामने आ जाता है तकरीबन कोई 28 बिलियन जो है वो आपका, वो कहाँ गया? 28 बिलियन से क्या कोई मेगा प्रोजेक्ट लगा? कोई ऐसे आपके सामने रोड्स का प्रोजेक्ट आया? कोई डैम जो है वो काम शुरू हो गया? कोई आपका जो स्पेस कोई प्रोग्राम था वो लॉन्च हुआ? आपने कोई दिफा के अंदर कोई इंडस्ट्री लगा ली? यानी कि गर्ज ये है कि क्या किया? अगर कुछ नहीं किया तो फिर वो एक ह्यूज अमाउंट जो है वो कहाँ गई? और यही सेम एप्लीकेबल है इससे पहले वाली हुकूमतों के ऊपर। आप नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें देख लें, आप जरदारी साहब की हुकूमतें देख लें, आप जो है इवन मुशर्रफ साहब की हुकूमत देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो बैलेंस जब आप करेंगे उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि हमने कौन से ऐसे प्रोजेक्ट किए। उसके मुकाबले में आप अगर आप सिंगापुर को देखें कि सिंगापुर एक दलदली जमीन के ऊपर एक ऐसी जगह थी, 45 किलोमीटर का इलाका, जिसको इंडोनेशिया ने यह कह के आजादी इसलिए दी थी कि ये एक बिल्कुल बेकार इलाका था निकम्मी कौम है। जहाँ चोरी चकारी हुआ करती थी। बिल्कुल। जी हाँ, और ली कुआन यू जो थे उसके जब सदर मुंतखब हुए, ली कुआन यू ने वहाँ इंसाफ कायम किया और करप्शन की बुनियाद के ऊपर एक दिन में 480 के करीब लोगों को जो है वो पकड़ के अंदर बंद कर दिया। उसमें उनके मिनिस्टर भी थे। करप्शन के ऊपर इस हद तक उन्होंने लोगों को जो है वो पीछा किया कि उनके अपने तकरीबन 1.5 से दर्जन के करीब लोगों ने खुदकुशी कर ली करप्शन की इल्जाम लगने से पहले। अब आप किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में आप छोड़ दें इस मामले को कि हम तो ये अपने इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं। अगर आप कहें अदालती निज़ाम के ऊपर, तो अदालती निज़ाम का अफसोस यह है कि आज दुनिया में हम किस नंबर पे खड़े हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी बिल्कुल। जानता हूँ। दुनिया में 140वें नंबर पे आप करप्ट तरीन मुल्क जो है उसके अंदर आ गए हैं। मतलब खुदा का, दुनिया के जो 120 ममालिक का कानून है वो आपके कानून से बेहतर है, इस वजह से क्योंकि उनका, और ये वो तमाम लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं। तो फिर अगर कुफर ने भी तरक्की की है अली सरवर साहब, तो फिर वो उसकी बुनियाद जो थी वो क्या थी? उसकी बुनियाद जो है वो इस्लाम के सुनहरी असूल हैं, जहां खलीफा वक्त से पूछा जाता है कि चादर तुम्हारे पास कहाँ से आई, बिल्कुल। ना कि उसके लिए जो है ये जो बुनियादी आपके सिस्टम के फॉल्ट्स हैं।
अब पुलिस का एक महकमा था, पुलिस का महकमे के अंदर जो है वो उन्होंने कहा कि करप्शन रोकनी है तो एंटी करप्शन बना दी, मामला जो है वो उससे भी हाथ निकल गया, जो पहले 100 रुपए पे छूटता था वो 1000 रुपए पे छूटने लग गया। उसके बाद आपने FIA के अंदर मुख्तलिफ जगह बना दी, लोग जो है जो 1000 रुपए छूटते थे वो पता चला कि वो 10,000 पे छूटने लगे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने नैब जैसा खूबसूरत इदारा जो है वो बना डाला। नैब का इदारा बनने की देर थी कि बस उन्होंने तो मौजें ही लगा ली और नतीजा इस लेवल पे पहुंचा कि आपका मेरा अवाम का पैसा जो है उसको सरकार ने जो है बकायदा लीगल कर दिया कि हाँ 25% जो है वो आप पैसे दे दें, प्ली बार्गेन, बड़ा अच्छा प्यारा अंग्रेजी नाम रखा, बड़ा खूबसूरत था, उसको शुगर कोट किया और कहा कि जी प्ली बार्गेन है। आपने किसी एक शख्स ने 1 अरब रुपए की करप्शन की, 25 करोड़ रुपए उसने दे दिया और और अल्लाह अल्लाह बाकी खैर से अल्लाह धन सारा जो उस है वो हलाल और भी हो जी गया जी और वो पूछेगा भी कोई नहीं, भी इसका मतलब उसके है उससे। बाद ये सारा कुछ चलता रहा। तो यानी कि मुझे आप बताएं, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, बर्तानिया में, सऊदी अरब में, नाम लें आप, जापान में, कोई एक मुल्क जिसमें नैब जैसा इदारा मौजूद हो। यानी कि हद हो गई है कि हमारा निजाम में अदलिया और हमारा निजाम में इंसाफ और हमारा निजाम में कानून जो है वो इस बुरी अच्छा तरीके से जो सही है, है बिल्कुल वो सही है ये बातें आपकी सर, बिल्कुल। सियासतदानों के हद लेकिन से चला इसमें है। सर, इसमें और दो माजरत चीजें के साथ कि हमारे जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने भी काम नहीं किया, कम नहीं किया, बिल्कुल लेकिन सही हम यहाँ बात है। सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं, भूल इसमें जाते हैं। सर बिल्कुल कि सही कह रहे हैं आप, तमाम बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं सर। एक तो सियासतदानों की हम बात करते हैं करप्शन की, तो वो डाल देते हैं कि जी सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, वो इदारों के फलां के नाम ले देते हैं। उनकी बात करें, वो कहते हैं जी इन्होंने मुल्क डबो दिया। सर हकायक क्या हैं, फिर कसूरवार कौन है? अवाम अगर ये सवाल करे तो फिर किससे करे, और बेसिकली ये करप्ट लोग हैं कौन? देखिए, हकीकत यह है कि आपका जो असेंबली है इसका नाम है कानून साज असेंबली। इससे पहले ये आइन साज असेंबली जब पाकिस्तान बना था तो फिर ये उसके बाद जब आइन बनाया गया तो ये आइन साज असेंबली कहलाई। इनका काम कानून साजी है। ये कानून साजी नहीं करते, ये वहाँ चौधरी बने बैठे हैं, ये वहाँ वडेरे और नवाब बने बैठे हैं, ये पाकिस्तान के शाह और सफेद के मालिक हैं। गजब खुदा का ये कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं। ये जजों को जो है वो उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। कोई ये तो पूछे तमाम हुकूमतों बिल शमूल जो मौजूदा हुकूमत है इसको भी मौजूद कर लें इसके अंदर, इससे पिछली हुकूमत को भी शामिल कर लें, उनसे पहले वालियों को भी शामिल कर लें। आप मुझे बताएं कि इन्होंने जो कानून बेहतर बनाने के लिए कितने कवानीन बनाए। एक एक दिन में इमरान खान साहब ने 28-28 कवानीन जो है वो मंजूर पास कराए। पास क्या कराएं, उसमें बिल्कुल। आम आदमी की बेहतर और कोई फलाह फायदा और नहीं पहुंचा, बहबूद के कोई लिए कोई फायदा नहीं कानून पहुंचा। बनाया गया? नहीं सर, नहीं सर। कोई अच्छा, कोई कानून अच्छा नहीं बनाया इस गया। पर सर वो मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस तरफ भी आए कि ये अब जो दोनों तरफ से कहानियां हो रही हैं, यानी कि अपोजिशन तो वास्ते मुल्क में इस वक्त नहीं है, लेकिन खान साहब को शुमार कर लें, तो आपको लगता है सर जिस तरह आज भी तारीख दे दी है शेख रशीद साहब ने, तो कि 5 अप्रैल से पहले इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा और मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, तो लिहाजा कोई हो नहीं सकता कुछ भी, टेक्नोक्रेट्स की अफवाहें भी चल रही हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है अब्दुल हमीदुल साहब के इलेक्शन अली वाकई साहब, अर्ली होते नज़र आ रहे हैं आपको? अली साहब, मैं तो समझता था कि आप बहुत बड़े सहाफी हैं और बहुत बड़े सियासी हैं। शेख रशीद का नाम लेके आप अपने आप को भी जो है वो मेरे ख्याल में हल्का न करें। उसकी वजह ये है कि वो तो शेख साहब ने तो पिछले साल जो है वो आपको याद होगा कि मई में इलेक्शन उनको नजर आ रहे थे, उसके बाद उनको जो है जुलाई से इलेक्शन नजर आ रहे थे, उसके बाद उन्होंने अगस्त की हतमी डेट दे दी थी, फिर 15 सितंबर को उन्होंने डेडलाइन दे दी थी, उसके बाद उन्होंने बाजवा साहब के एक्सटेंशन से पहले वाला जो काम था उसके जब वो वावेला चल रहा था एक्सटेंशन का तो उन्होंने नवंबर में डेट दी थी, 2 नवंबर को। सर नहीं सही है आपकी बातें, लेकिन सर वो होता ये है कि वो बार बार अपने आप को कहते हैं गेट नंबर 4 बड़ा करीब है, पिंडी का रहने वाला हूँ तो मुझसे ज़्यादा कौन जानता है, तो मैंने इसलिए कोट किया कि मैंने कहा शायद कोई हवा आई हो उनके पास। हजूर उनके लिए गेट नंबर 4 क्या, पूरे गेट बंद हो गए हैं। अगर उनको कोई शक छुपा है तो ये मैं टीवी पे बैठा हूँ आपके साथ, चैलेंज कर रहा हूँ उनको कहते हैं आ जाए मेरे साथ बात करने और मुझे दिखाएं ताकि मुझे भी पता चले वो कौन सा गेट है जिससे उनका रास्ता है। उनके गेट के रास्ते तमाम बंद हो गए हैं, इसी वजह से वो सिर्फ ये मजबूर हैं तासुर देने के लिए कि हाँ मेरा बड़ा ताल्लुक है। और मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ, फौज ने इस टाइम पे पॉलिटिकल मामलात के ऊपर अपनी तवज्जो खत्म कर दी है। उनकी तरजीहात जो हैं वो मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर हैं, मुल्क की एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर हैं। आपने देखा अभी हालिया जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसका बयानिए के अंदर आपको सियासत, मईशत कोई नाम नहीं नजर आया, मां सवाए इसके कि उन्होंने तरबियत के ऊपर जिक्र किया
انہوں نے ٹیکنالوجی کے اوپر ذکر کیا, ملٹری ٹیکنالوجی, اور انہوں نے جو ہے سرحدوں کے اوپر جو معاملات کشمیر اور افغانستان کے حوالے سے درپیش ہیں اور ملک کی انٹرنل سیکیورٹی بالکل اور بالکل دہشت کی گردی لہر جو کو سر کچلنے اٹھا کے رہی لیے ہے, بات بالکل, کی. لیکن اس میں دو چیزیں سر اہم ہیں. ایک تو ظاہر معاشی عدم استحکام موجود ہے, سیاسی عدم استحکام بھی موجود ہے. پھر سے سیاسی اور معاشی استحکام کس طرح آئے گا؟ سیاسی اور معاشی استحکام اس طرح آئے گا کہ یہ نظام آپ کا جو ہے تبدیل کیا جائے گا, اور یہ جو مرضی کر لے. سر کون تبدیل کرے گا سر؟ ایک مضبوط, میں اسی طرف آ رہا تھا. افواج پاکستان ایک مضبوط ادارہ ہے, اور جب ملک کو نظریاتی اور جغرافیائی اور اندرونی خطرات ہوں تو ان کو اس چیلنج کو جو ہے قبول کرنا پڑتا ہے. یہ ان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہے کہ وی ول ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا ول آف دا نیشن. اس کا مطلب واضح ہے. جبکہ جو سویلین کا قانون کا ہے, جو آئین پاکستان میں تحریر ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ وی ول ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا ول آف دا گورنمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کو مجبور ہو کے ایک ایسا سسٹم کو جو ہے وہ اس سسٹم کو فارغ کرنا پڑے گا اور ایک ایسا نظام قائم کرنا پڑے گا جو انصاف پر اوپر مبنی ہو. سر یہ تو پھر آپ سر یہ تو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. نہیں تو سر اس پہ آپ مارشل لا کہہ رہے ہیں سر, آپ سے مطلب مارشل لا کی کوئی نوید سنا رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں مارشل لا نہیں کہہ رہا, میں یہ سسٹم کی بات کر رہا ہوں. اور ویسے آپس کی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ مارشل لا جو ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو 2022 آ گیا, اس میں کون سا مارشل لا لگتا ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو آپ کا تھائی لینڈ ہے وہاں کیا لگا ہوا ہے؟ جو ابھی آنگ سان سو چی جب وہ لینے گئی تھی, بڑی زبردست, آپ کو پتہ ہے ہیومن رائٹس کی چیمپئن, اور نوبل پہ انعام بھی پہلے ملا تھا, بعد میں واپس لے لیا اب تو. جب وہ وہاں گئی حلف لینے کے لیے اور کہا کہ بطور وزیر اعظم, تو انہوں نے وہ دروازے بند کر دیے. وہاں فوج کھڑی ہو گئی ان کے درمیان میں میانمار کے اندر. اسی طرح سے دنیا کے اندر دیگر ممالک کے اندر کیا ہو رہا ہے, یہ ایک بڑا پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ آیا تو سر پھر کیا بتا رہے ہیں سر؟ پھر مارشل لا سمجھیں ہم, ٹیکنوکریٹس کی حکومت سمجھیں, کیونکہ یہ لوگ تو جن کے حوالے کیا ہوا ہے لانگ ٹرم ٹیکنوکریٹ حکومت جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ بالکل رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اور کیونکہ مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں, جمہوریت جمہوریت کوئی نیلم پری تو ہے کوئی نہیں جس کے بغیر جو ہے وہ معاملہ چل نہ رہا ہو. جمہوریت بہت اچھی چیز ہے, لیکن وہ جمہوریت جو عوام کی خدمت میں ہو. یہ تو جو ڈیموکریسی کے مطلب ہے آج کل تو یہ فار دا تھیوز بائی دا تھیوز آف دا تھیوز ہے. یہ کون سی جو ہے لیکن عبداللہ صاحب, لیکن ٹیکنوکریٹس کے اگر لانگ ٹرم حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں, آئین اور قانون میں تو گنجائش نہیں ہے ان چیزوں کی. آئین و قانون میں چوری چکاری اور بدماشی اور یہ جو رازدنی ہے اور یہ جو سرکاری خزانوں کے اندر جو ہے خالی کرنا اور یہ 52% اپنی مراد کو بڑھا لینا, اس کی گنجائش ہے؟ اس کی بھی نہیں ہے سر, لیکن پکڑے کون؟ یہی تو بات ہے. یہ ایک بڑا, اگر ہم اس طرف نہ گئے, یقین مانے عام آدمی سے پوچھے نا تو وہ آپ کو کہے گا کہ یار مجھے روٹی, میری روشنی, میرے روزگار, میرا جو ہے صحت, میری تعلیم, بس باقی چیزیں مجھے نہیں کہیں. سر یہ تو پھر مزاحمت کریں گے سارے سیاستدان کے اندر ایک اتنا بڑا سمندر نکلے گا سر. عوام نہیں تو سر اگر جی سر, عمران خان صاحب کے حوالے سے تو کیا سمجھتے ہیں, کہانی ختم ہو گئی ان پہ اور نائل ہونے جا رہے ہیں, یا سیاست ختم ہو گئی آپ کو لگ رہا ہے, یا نہیں ابھی بھی موجود ہیں اور آنے والے الیکشن میں ہوں گے؟ سیاست ایسے نہیں ختم ہوتی. اگر آپ کہیں کہ سیاست چپ کر کے ختم ہو جاتی ہے, سیاست نہیں ختم ہوگی. ہاں, البتہ ان کو ناقابل تلافی نقصان ضرور پہنچے گا اور پہنچ رہا ہے, اور پہلے ہی پارٹی کے اندر ان کی دراڑیں موجود ہیں. وہ جو ان کا ایک انہوں نے تاثر قائم رکھا ہوا تھا کہ ہمارے پتہ نہیں جو نیکسٹ آرمی چیف ہوں گے وہ ہمارے گھر کی باندھی ہوں گے, وہ تو تاثر ختم ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو لوگ جو ان کے ساتھ دیتے تھے دوائی دل, وہ تو دکان بڑھا گئے, اور اب عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنا کھیل خود کھیل رہے ہیں. اور جب وہ اپنا کھیل خود کھیلیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ وہ تو طفل مکتب ہیں. اور یہ وہ تو کہہ رہے ہیں سر, یہ تو سارا باجوہ صاحب کا سیٹ اپ جو ہے ابھی بھی موجود ہے اور ہمارے لوگوں پہ دباؤ بھی ہے, یہ تمام چیزیں وہ تو کہتے رہے. دیکھیے, باجوہ صاحب کا سیٹ اپ, تو پھر باجوہ صاحب ان کو لے کے آئے تھے, مطلب وہ بھی غلط کیا تھا نا. تو پھر جو لے کے آئے تھے تو یعنی کہ ایک آدمی اس قابل نہیں تھا کہ اس کو لایا جائے. اس کے باوجود وہ اگر آیا تھا اور وہ عوام کے ووٹ سے نہیں آیا تھا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اگر آیا تھا, تو پھر اس کا مطلب ہے وہ ناجائز آیا تھا. اور جب وہ ناجائز آیا تھا تو پھر وہ اپنی اوقات کے اوپر آ جائے گا جہاں سے وہ شروع ہوا تھا, یعنی کہ 28 سیٹیں ان کو ملنی تھیں. اصل بات تو یہ ہے, میرے منہ سے اگر آپ نے سچ سننا ہے,
28 सीटें मिलनी थी वो 116 में कैसे तब्दील हुई, और उसके बाद आज जो है वो कैसे उनको, तो ये असल बात ये है सर कि इसका इमरान मतलब खान है कि साहब अगर 28, ऐसे, इसका मतलब है 28 को 116 भी बनाया जा सकता है, ये कह रहे हैं आप? देखिए नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब अगर हर चीज को ये कहेंगे कि जी वो तो बाजवा साहब का सेटअप था, बाजवा साहब ने ये किया था। आप अली साहब जानते हैं, जब कोई आदमी आ जाता है, मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ, क्या परवेज मुशर्रफ की जो डॉक्ट्रिन थी वो इन्होंने जनरल अशफाक परवेज कियानी ने चलाई थी क्या? आप जवाब दें मुझे। नहीं। क्या अशफाक परवेज कियानी की डॉक्ट्रिन जो थी राहील शरीफ ने चलाई? क्या राहील शरीफ साहब की बाजवा साहब ने चलाई? क्या बाजवा साहब की जो है वो आसिम मुनीर साहब चलाएंगे? बात सीधी सी है, आप समझते हैं माशाल्लाह। ये नहीं होगा, नहीं होगा, सही इमरान है। खान साहब देखें, बात यह है कि जो सियासत मैं बता रहा था, इमरान खान साहब सियासत खत्म नहीं होगी, लेकिन उनको अगर सियासत करनी है तो वो सियासत को सियासी असूलों के ऊपर करें, वो इल्जाम तराशियों पे नहीं, बल्कि वो तो कह रहे हैं जी मेरी खूबियां जान के गिनवाएं। पीछे लगे हुए हैं, हाँ। गोलियां भी मरवा दी, मुझे जख्मी तक करा दिया, मुझे आउट करने के ये ओ नहीं बहाने जी सारे। नहीं, वो मेहरबानी करें जी, खुदा का खौफ करें कि गोलियां मरवा दी। गोलियां अगर किसी ऐसे इदारे ने मरवाई थी तो फिर मुझे पता है पूरी दुनिया जो है इदारों के नाम से तो कांपती है हमारे, हमने तो दुनिया वो को कह रहे हैं जी शिकस्त मेरी दी तो है, FIR क्यों तो नहीं कट इतने रही? निकम्मे हैं, सर वो कह रहे तो हैं मेरी इतने मेरी निकम्मे हैं। मेरी FIR भी नहीं कट और रही जी, पंजाब में, मेरी अपनी हुकूमत है। इसका तो मैं इसका बड़ा सिंपल सा किस्सा बना दूं। FIR नहीं कट रही, इमरान खान साहब का बयान हो गया वैसे, नहीं। तो क्यों नहीं हुआ? वो किसने बयान देना है? और अगर वो चलो फर्ज करो FIR नहीं कट रही, तो वो बयान के अदालत में जाके दे सकते हैं ना। बिल्कुल। वो 729 या पता नहीं क्या कहते हैं उसको, उसका बयान हो सकता है ना, तो क्यों नहीं दिया उन्होंने? जिसके ऊपर देखें, ये तो बड़ी अजीब बात है कि एक आदमी के ऊपर एक वो हुआ है, वो जाके अदालत से भी तो FIR कटवा सकता है, लेकिन उसका बयान नहीं हुआ, उसकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट नहीं वो हुई, तो कह रही जी मैं उसका जो है मजबूरी वो देखें मेरी, आप कितना मजबूर कर दिया है कि हम तो हजूरे FIR नहीं वाला कटवा सकते। हजूरे वाला CCTV फुटेज जो ऊपर ट्रक पे लगी हुई थी वो किधर है? वो तो इमरान खान साहब के कब्जे में ना, वही शो करा दें, पता चल जाएगा कि किसने गोलियां कहां से मारी हैं। आप वो बताएं कि मुझे ये जो जिस नवीद को पकड़ा है इसकी गिरफ्तारी 1.5 हफ्ते बाद क्यों डाली गई है? मुझे ये बताइए कि वो जो DPO साहब गुजरात हैं वो वहां किसके कहने पे बैठे हुए हैं? DPO गुजरात को परवेज इलाही साहब की सपोर्ट है, और परवेज इलाही साहब को किसकी सपोर्ट है? आप जरा फरमाएं। सर जिन्होंने कहा था कि खान साहब का साथ दें। तो फिर परवेज इलाही साहब जो है वो उनकी सपोर्ट है ना, तो मतलब इमरान साहब को परवेज इलाही की, परवेज इलाही को DPO की, तो फिर ये बात कहाँ खड़ी है? ये मतलब आप जितना इसको गोल घुमाएंगे, आप वहां से पता चलेगा कि बैक टू स्क्वायर वन पोजीशन के ऊपर है, दुनिया गोल है कि पर आ जाएंगे। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि इमरान खान साहब, जो असल बात हो रही थी वो ये थी कि इमरान खान साहब अगर अपनी सूरत हाल को सही रखेंगे, अपनी जो सियासत के रुख को सही रखेंगे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि उन्होंने अवाम के अंदर एक जज्बा पैदा किया है, एक वलवला पैदा किया है, लेकिन अगर वो उस जोश और वलवले को मनफी सियासत का हिस्सा बना देंगे तो अवाम अपना लीडर खुद मुंतखब कर लेगी। तो सर और ये इमरान खान सर साहब जादूगर की आए जगह थे नहीं रह जाएगी। सर, डार साहब के बारे में कहा जा रहा था जी, डार साहब आएंगे, जादू करेंगे, डॉलर नीचे आ जाएगा। मिफ्ता को भी घर भेज दिया, मिफ्ता साहब तो खुद कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिशें की 6 महीने डार साहब ने, डार साहब आ गए लेकिन डॉलर नीचे नहीं आ रहा, मईशत संभल नहीं रही। देखिए जी, वो बड़े बड़े जादूगर, पहले असद उमर भी जो है वो तुर्कश में सबसे जहरीला तीर था, तो फिर असद उमर ने जो बड़ा करना था, वो डॉलर जो मुंह पे मारने थे, वो यूरोप से आ रहे थे डॉलर, और उसके बाद डार साहब ने जो जमीन आसमान के कलाबे मलाने थे, 200 पे मैं डॉलर ले आऊंगा, और डार साहब ना हो गए, पता नहीं कोई अफरा से आप जादू हो गए कि वो आते ही जो है वो जादू की छड़ी घुमाएंगे और उसके बाद वो पता नहीं कहां से कहां ले जाएंगे। ये मुकाम शर्म है पाकिस्तान के लिए, समझना चाहिए। 5.6 तकरीबन बिलियन के हमारे पास रिजर्व रह गए हैं, इससे ज्यादा तो इंडिया के अंदर इंडिविजुअल्स के पास हैं। ये टाटा, अंबानी, बिरला, इन लोगों के 86 बिलियन डॉलर के 150 बिलियन डॉलर का जो है उनका जाती अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है। सर हो सकता है हमारे वालों के पास भी भाई, हो, सर हो सकता है हमारे वाले सियासतदानों के पास भी हो। पाकिस्तान को किसने कहा है कि गरीब मुल्क है? आप स्विस बैंक से पूछे ना, आपको पता चलेगा 550 बिलियन डॉलर पाकिस्तानियों का पड़ा हुआ है। कितने लोगों का? 300 लोगों का।
300 से कम लोगों का $550 बिलियन स्विस बैंकों के अंदर पड़ा है। तो पाकिस्तान कहते हैं गरीब मुल्क है। कैसे गरीब मुल्क हो गया? अच्छा सर जाते जाते, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है, जाते जाते आखिरी सवाल, खान साहब ये कह रहे हैं कि जी ये देख लीजिए मेरी ऑडियो वीडियो जाली मुबैना तौर पर बना के बाहर निकाल रहे हैं, हालांकि मुल्क को जो अदम इस्तेहकाम की जानिब जा रहा है उसको निकालें, मेरी वीडियो ऑडियो ये सारी चीजें जाली हैं, ये ना करें इस तरह के काम। देखिए जी, अगर जाली है तो मेरे ख्याल में बड़ा आसान है। सबसे इस टाइम पे पाकिस्तान के पास जो बेहतरीन फोरेंसिक लैब है वो पंजाब के पास है। उनसे कहें फोरेंसिक करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फोरेंसिक अगर करवा लें तो अली साहब मुझे जरूर उस दिन प्रोग्राम में लीजिएगा जिस दिन वो फोरेंसिक कराएंगे, क्योंकि मैं अभी तक वो शाहजेब खानजादा साहब से और जियो के ऊपर जो है वो उस इंतजार कर रहा हूँ उस मुकदमे का जो यूएई की अदालत में और बरतानिया की अदालत में होना था। तो मैं अभी जिस दिन वो मुकदमा हो और जिस दिन ये फोरेंसिक कराएं उस दिन जरूर मुझे लीजिएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुन साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू भी की, उन्होंने खुलकर बयान किया इस वक्त जो कुछ सियासत में हो रहा है, और इसके हवाले से भी बात हुई कि इलेक्शन कब हो सकते हैं, खान साहब की कहानी ख़त्म हुई है नहीं हुई, डॉलर नीचे आना था क्यों नहीं आया, और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा सबसे पहले कि 5 साल में अरकान पार्लिमान की जो मजमूई दौलत है उसमें 85% जो इजाफा हुआ, इंकिशाफ हुआ है, वो कैसे हुआ। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सर्वर मेरी टीम को दिए इजाज़त। मौलाना के बाद।